मेरा नाम अमीन है। हमारा खानदान बहुत बड़ा था और मैं इस खानदान के छोटे बेटों में से था। हम लोग 7 भाई थे। इसी तरह मेरे वालिद साहब के भी ऊपर नीचे 7 भाई थे और अब वो भी अपने अपने घरों वाले थे। मेरी माँ का अपने ससुराल में बहुओं में तीसरा नंबर था और वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और अमीर खानदान से आई हुई बहू थी। इसलिए शुरू से ही सब उनकी बहुत इज्जत भी करते थे और उन पर बहुत रश्क भी करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। मेरे वालिद साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा कारोबार, घर सब कुछ बना कर गए थे। अब इस वक्त हम लोग सारे खानदान में सबसे ज्यादा अच्छे जा रहे थे। लोग हम पे रश करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को भी कुल आसमान नहीं मिलता। हमारे साथ भी यही मामला था कि इस घर में शादियां तो बहुत हो चुकी थीं, पर अभी तक किसी के यहाँ औलाद नहीं थी। मेरे 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी, मेरा नंबर 5वां था और आज मेरी भी शादी थी। मेरी माँ को लोगों ने जिस तरह के मशवरे दिए उसने सब पर अमल किया। किसी ने कहा कि मोटी लड़कियों के बच्चे नहीं होते। सबसे बड़ी वाली भाभी थोड़ी सी मोटी थी, इसलिए अब वो पतली लड़कियां लेकर आने लगी। क्योंकि हम सब भाइयों को इजाजत नहीं थी कि हम अपनी मर्जी से लड़की पसंद कर सकते। जो हमारी माँ ने कह दिया हम वो ही करते थे। सारे कारोबार, जायदाद, सारे घर का होल्ड हमारी अम्मी नूर जहां बेगम के हाथ में था। इसलिए ना तो हमारी उनके सामने बोलने की हिम्मत थी और ना ही औकात, क्योंकि उनको गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर की बुराई एक ऐसी बुराई होती है जो शायद मुआशरे में बुराई नहीं हो, लेकिन उसके पीछे वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती थी, धोखा नहीं देती थी, लालची औरत नहीं थी, इस्लाम से दूर नहीं थी, लेकिन उसका एक मसला था कि वो बहुत जल्दबाज थी। उनको हर काम में जल्दी रहती थी। हमारी शादियां भी जल्दी करवा दी गई थी। एक बहू के यहाँ अगर 7 महीने तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो दूसरी उठाकर ले आई। 4-5 महीने इंतजार किया, फिर उस पे भी बांझ का टैग लगा दिया गया कि तुम भी बांझ हो। फिर दूसरी ले आई। इसी तरह मेरी बारी बहुत जल्द आ गई थी। अभी हफ्ता पहले तो मेरे फाइनल पेपर्स हुए थे। मैंने बाकी भाइयों की हालत देखी थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी जिंदगी में अच्छी लड़की आई। उसका नाम सोनिया था। लड़की भी अच्छी थी और मेरी उम्र की भी थी। अब उसमें कोई भी नुक्स नहीं था। ये उम्र में भी छोटी थी, ज्यादा मोटी भी नहीं थी, खूबसूरत भी थी, अच्छे खानदान से भी थी कि इस दफा मेरी माँ ने उसका एक टेस्ट भी करवाया था। शायद उसको और उसके घर वालों को इस बात से मसला नहीं था, लेकिन मुझे इस बात से मसला था। यहाँ पर किसी की बेटी को बहू बनाकर लाया जा रहा था या किसी बकरा मंडी से जानवर पसंद करके लाया जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने इस बात का ज्यादा बुरा नहीं मनाया। खैर, सोनिया मेरी जिंदगी में आ गई और अब उसका भी इस घर में तीसरा महीना था और अभी तक वो भी खुशखबरी नहीं सुना पाई थी। मेरी माँ सब बहुओं को इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी, बातों से, तानों से। जब भी हम भाई घर आते तो हमारी बीवियां हमारे लिए कभी भी अच्छा मूड लेकर नहीं बैठी होती थी। हमारे घर में ऊंची आवाज में बोलने की भी इजाजत नहीं थी। किसी भी कमरे से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती थी, लेकिन हम सबको एक दूसरे की शक्ल देखकर पता चल जाता था कि कोई भी खुश नहीं है। माँ कहती थी कि लोग हमारी कामयाबी, हमारी दौलत, हमारी शक्लो सूरत, किस्मत सब कुछ एक तरफ रख देते हैं और मेरे मुंह पर बोल देते हैं कि आपके यहाँ तो सारी बांझ बहुएं हैं। मैं उनको कोई अच्छी बात बताऊं तो वो आगे से सवाल करती हैं, बड़ी वाली का भी बच्चा नहीं हुआ, छोटी वाली का भी बच्चा नहीं हुआ, इसका बच्चा नहीं है, उसका बच्चा नहीं है। मैं तो लोगों के सवालों की आड़ में आ जाती हूँ, जबकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझ पर उंगली उठाने के लिए उनको कभी कोई वजू नहीं मिलता था। ये जो खानदान भर का लाडला होता है ना, दरअसल सारे खानदान वाले उसी से जलते हैं। वो लाडला इसलिए होता है क्योंकि उनको उसकी जात में कोई कमी निकालने के लिए नहीं मिलती, तो वो कह देते हैं कि ये तो सबसे अच्छा है। अगर गलती से कमी मिल जाए तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। मेरी माँ ने एक दिन खाने की टेबल पर अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं गलत जगह पर वार कर रही हूँ। इन लोगों में कोई मसला नहीं है। कल तुम सब लोग मेरे साथ अस्पताल चलो,
हम सब भाइयों ने खाना खाते हुए सर उठाया और अजीब नजरों से देखा, जो कि वो अपनी बहू से नहीं बल्कि हमसे बात कर रही थी। और अगले ही दिन वो हमें अस्पताल भी ले गई। हम सबके कुछ अजीबो गरीब किस्म के टेस्ट करवाए और उसके बाद रिपोर्ट में क्या आया ये किसी को भी नहीं बताया। मेरे एक भाई ने पूछ लिया तो कहने लगी कि सब कुछ ठीक है, बस इतना ही बोला, जबकि ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ सोच रही है। उसके बाद से उनका रवैया हमारी बीवियों के साथ थोड़ा सा बेहतर हो गया। मुझे मेरी बीवी ने कहा कि आज 2 हफ्ते हो गए आपकी अम्मी ने किसी भी भाभी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ अभी तक औलाद क्यों नहीं हो रही, बल्कि वो हम सबको शॉपिंग कराने ले गई थी और हमें मौसम के 4-4 सूट दिलाए हैं। मैंने कहा कि हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है, फिर अगर हमारे घर में अल्लाह की तरफ से करम नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर में कुछ बुरा हुआ हो जिसकी वजह से हमें सजा मिली है। कभी कभी बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को मिल जाती है, वरना खुद सोचो कि अभी तक इस घर में 5 शादियां हो चुकी हैं, किसी के यहाँ भी औलाद नहीं हो रही। एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज बड़ी भाभी की ड्यूटी थी काम करने की, लेकिन वो अपने घर चली गई, सारा काम मुझे करना पड़ गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उनके घर में कोई मसला होगा, कभी कभी ऐसा होता है। मेरी बीवी मुझे हर बात बताती थी और उसकी छोटी छोटी बातें होती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे उसकी बातों से ही इस घर में होने वाले एक बहुत बड़े फसाद के बारे में पता चल जाएगा। 2 हफ्ते के बाद बड़ी भाभी ने खबर सुना दी कि वो माँ बनने लगी हैं। ये सबसे बड़ी वाली भाभी थी जो सबसे पहले इस घर में आई थी, जिस पे मोटा होने का इल्जाम था और कहा जाता था कि मोटी औरतों के बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए उसके बच्चे नहीं हो रहे। उसने तो खुशखबरी सुना दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेरा बड़ा भाई भी बहुत खुश था और मेरी माँ भी। हम सबको भी खुशी थी कि चलो इस घर में कोई छोटा सा बच्चा आ जाएगा, वो सबका लाडला होगा, चाहे बेटा हो या बेटी, और थोड़े वक्त के लिए हमारी माँ का ध्यान उस पे लग जाएगा तो वो हमें भी बख्श देगी। मेरी बड़ी भाभी ने खुशखबरी क्या सुनाई, 2 दिन बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं उनके मामले में ज्यादा नहीं बोल सकता था, लेकिन बातों बातों में मुझे सुनाई दिया गया जैसे उनकी बीमारी की वजह कोई सदमा या टेंशन है। ये कैसी बात थी, उनको तो खुशखबरी मिली थी, उन्हें तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि अगर औरतों के हवाले से सोचा जाए तो वो इस घर को वारिस देने वाली थी और उसके बाद उनकी इज्जत तो इस घर में बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी। फिर उनको किस बात का सदमा था, उनके घर वालों को मैं जानता था, उनका भाई मेरा दोस्त था, उनके घर में भी ऐसा कोई मामला नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने टेंशन ली हो। फिर आखिर सदमा किस बात का था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 4 दिन उन्होंने अस्पताल गुजारे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनके साथ कोई भी ऊंची आवाज में बात ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई टेंशन ना दे। ये मेरी माँ ने कहा कि हम इसको शहजादी बनाकर रखेंगे, आप लोग परेशान नहीं हो। उनको घर ले आए, लेकिन उसी रात मेरा भाई पागलों की तरह मेरी भाभी से लड़ रहा था। मेरा भाई इतना पागल तो नहीं था कि जब डॉक्टर ने कहा है कि उनके साथ अच्छे से पेश आना है, इसके बावजूद भी वो उनके साथ इतने बुरे तरीके से लड़ता। मैं तो यूं ही उठा था, लेकिन मुझे उनकी आवाजें इतनी साफ सुनाई दे रही थी। मैं किचन में खड़ा था, वहां तक आवाज आ रही थी। उनका कमरा साथ वाला ही था। मेरा भाई कह रहा था कि तुम कोई बच्ची तो हो नहीं, जिसने गले लगाया उसके साथ चली गई। तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया और अब तुम कहती हो कि मेरा कोई कसूर नहीं है। अपनी जिंदगी में मैं नहीं रखूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा अपनी जिंदगी से, समझ रही हो ना तुम। ये बात सुन के मैं परेशान हो गया। मेरा भाई कैसी बातें कर रहा था, भाभी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि वो उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, जबकि अभी उसे ये पता चला था कि वो बाप बनने वाला है। मेरा बड़ा भाई खानदान का वैसे ही बड़ा था, जैसे बड़े भाई होते हैं, सबसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार। ऐसे किसी औरत को तलाक की धमकी कैसे दे सकता था, वो भी इस हालत में जब वो उसके लिए उसका बच्चा पैदा करने वाली थी। इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई, और वो भी अचानक। भाभी तो बस बदले में रो ही रही थी और कह रही थी मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं और क्या करता, वहाँ से वापस आ गया, लेकिन मैं भी परेशान हो गया। सुबह भाभी के चेहरे से ही लग रहा था
कि सारी रात रोती रही हैं। मेरी माँ कह रही थी कि ऐसा अफसुर्दा मुंह बना लिया है तुमने, ऐसे में बच्चे को भी बुरा असर पड़ेगा। आप अपने आप को ठीक रखो, कैसा मुंह बना के फिर रही हो, कोई मर गया है क्या? मेरी माँ फिर उनको बाजार ले गई और काफी सारी शॉपिंग करवाई। इस बात से घर की बाकी औरतों के मूड खराब थे। मेरी बीवी ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ औलाद कब होगी। मैंने कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, इस घर में पहले एक बच्चा तो आने दो, बस वो बच्चा आएगा तो तुम सभी उसी से खेल लेना। पहले ही मेरी पढ़ाई पूरी हुए 4 दिन नहीं गुजरे थे कि मेरी शादी करवा दी, और अभी 1 साल नहीं गुजरा कि मुझ पे बच्चे का प्रेशर डाला हुआ है। और अब तुम भी कहती हो कि बच्चा कब आएगा। आराम से बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं बच्चे की। इस घर में एक बच्चा आ तो रहा है, वो सबका बच्चा होगा, हम सब भी तो उसके रिश्तेदार हैं। चाचू और चाची भी माँ बाप की जगह ही होते हैं। मेरी बीवी चुप हो गई, उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आजकल उसके दिल में बच्चा पैदा करने का बहुत ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो देख रही थी कि बड़ी भाभी का बहुत ख्याल रखा जा रहा था। उनको तो गिफ्ट शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा था, और उनके लिए नौकरानी भी रखी थी। वो तो बिस्तर से भी नहीं उठती थी, उनका बेड रेस्ट चल रहा था। और ऐसी जिंदगी तो हर औरत जीना चाहती है, इसलिए उसके दिल में भी अरमान जाग रहे थे। फिर मुझे पता था कि जब होनी होगी, औलाद हो जाएगी। मैं बिल्कुल रिलैक्स था। फिर मेरी जिंदगी में वो हो रहा था जिसका मुझे कभी भी इंतजार नहीं था, और शायद ये रात ही मेरी बर्बादी का परवाना बनकर आई थी। ना आई होती तो अच्छा था। मैं आधी रात को अचानक नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि वो इस वक्त कहाँ चली गई। बाथरूम का दरवाजा तो खुला हुआ नजर आ रहा था और अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो बाथरूम में नहीं थी, वैसे भी वो बहुत ज्यादा डरती थी। आधी रात को उठकर कहीं भी नहीं जाती थी। अगर बाथरूम भी जाना होता तो मुझे कहती थी कि मेरे साथ चलो, आप बाहर खड़े हों तो मैं अंदर जाऊंगी। जबकि बाथरूम कमरे के अंदर ही था, उसे घर के कोनों से डर लगता था। वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर के कोनों में कोई चुड़ैल खड़ी है और वो मुझे पकड़ कर ले जाएगी। कभी कभी मैं उसकी बातों पे हंसता था। मैं बाहर निकल गया और आसपास देखने लगा। घर में बड़ी खामोशी थी, सारे भाई भाभी अपने कमरों में सो रहे थे। मैं उसको कहाँ तलाश करता। किचन में गया कि शायद पानी पीने गई होगी, वहां पर भी नहीं थी। इधर उधर फिर रहा था जब अचानक से मेरी नजर बाहर गेट पे पड़ी, क्योंकि गेट खुला हुआ था। हमारा घर बहुत बड़ा था और हमारे घर में बहुत सारी औरतें भी थी। हम लोग रात को गेट, दरवाजे सब कुछ बंद करके सोया करते थे, लेकिन लगता है आज कोई गेट खोलकर फिर बंद करना भूल गया था। मैंने कहा कि चलो गेट बंद कर देता हूँ। गेट की तरफ बड़े आराम से चलते हुए जा रहा था, जब देखा कि गेट के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं गेट के आड़ के पीछे छुपने पर मजबूर हो गया, क्योंकि बाहर तो गाड़ी निकली हुई थी और मेरी माँ मेरी बीवी को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बीवी ने बड़े मायूब से कपड़े पहन रखे थे। ऐसे कपड़े तो वो न कभी पहनती थी, न उसके पास थे। और अब रात के इस वक्त ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही थी। साथ ही उसकी शक्ल से लग रहा था कि ये सब उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। वो कह भी रही थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अगर अमीन को पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देगा, मुझे छोड़ देगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता और कहता कि क्या हो रहा है, मेरी माँ ने मेरी बीवी को जानवरों की तरह गाड़ी के अंदर धक्का दिया और खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। मैं फौरन वापस भागा और मैंने गाड़ी निकाली। हमारे पास 2 गाड़ियां थी। मैं उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो गलियों से होती हुई कहाँ को चली गई थी कि मैं उन तक पहुँच नहीं पाया। इधर उधर घूम फिर कर वापिस आ गया और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी बेचैनी 7वें आसमान पर थी। लेकिन फिर मुझे किसी हलचल की आवाज आई तो मैं सोने का नाटक करने लगा। मेरी बीवी कमरे में आई और आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने ऊपर कंबल कर लिया और घुट घुट कर रोने लगी। मैं फौरन उससे पूछना चाहता था कि बात क्या है, क्यों रो रही हो, क्या किया है तुम्हारे साथ किसी ने, मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है। लेकिन मैं बोल नहीं पाया, क्योंकि मुझे शक पड़ गया था। तो ये जो कुछ बुरा हो रहा था
कुछ ज्यादा ही अजीब था। सुबह हुई तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि लगता है डर गई है। ये डॉक्टर भी मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने वैसी ही बातें की जैसी बड़ी भाभी के लिए की थी। मेरी बीवी को हम सब लोग घर ले आए और अभी वो ठीक थी, लेकिन कुछ खा पी नहीं रही थी। मेरी माँ ने कहा कि इसको इसके घर ले जाओ, इसका मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी सिवाय बड़ी भाभी के। बड़ी भाभी उसके पास बैठी तो उसने थोड़ा नाश्ता भी कर लिया और थोड़ा आराम भी कर लिया। मैं जब कमरे में आया तो मैंने अपनी बड़ी भाभी से पूछा कि क्या हुआ है, इसको अच्छी भली तो थी, एक रात में क्या हो गया। वो कहने लगी कि अमीन तुम्हें नहीं पता, इस घर में तो एक रात में ही बड़ा कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है कि किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, इसको कहीं जाने नहीं देना। मैंने कहा कि भाभी मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझसे कोई बात करना चाहती हैं, अगर कोई बात है तो बोल दें। उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि नहीं बोल सकती, दीवारों के भी कान होते हैं, क्या बताऊंगी, मैं तो कुछ नहीं बता सकती। बस तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अगर हमने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह हमें माफ कर दे, क्योंकि सजा तो बहुत बड़ी मिल रही है। मेरी भाभी बहुत डरती थी, मेरी माँ से भी और मेरे भाई से भी। उन्होंने मुझे खुलकर कुछ नहीं बताया और वहां से चली गई। बस बार बार कह रही थी कि सोनिया का बहुत ख्याल रखना और उसको कहीं जाने नहीं देना, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से मैंने महसूस किया कि मेरी माँ मेरी बीवी को मेरे कमरे से आकर ले गई और मैं सोने का नाटक करता रहा। लेकिन जब वो बाहर निकले मैंने फौरन से गाड़ी निकाली और उनका पीछा किया। अब मैं उनके पीछे पीछे ही था, लेकिन बहुत तरीके से, ताकि उनको पता न चले मैं उनका पीछा कर रहा था। मेरी हालत उस वक्त क्या थी मैं ही जानता हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था, अजीब सा हो गया था, किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार था। मैंने तो हथियार भी उठा लिया था, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था अच्छा तो नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद देखा तो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले की तरफ जा रही थी और मेरी माँ मेरी बीवी को अपने साथ लिए उसी बंगले की तरफ बढ़ रही थी। अब मेरी बीवी कोई मजामत नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा लाश है। मेरी माँ ने उसे अंदर भेज दिया और खुद वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। अब मैंने किसी की परवाह ना की थी कि मैं समझ गया था कि मामला क्या है। मैंने फौरन गाड़ी जाकर मेरी माँ की गाड़ी के आगे खड़ी की, गाड़ी से बाहर निकला, दरवाजे को लात मारी और अंदर दाखिल हो गया और अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरी रूह तक कांप गई थी। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, उसे वहां से निकाला, गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। मेरी माँ कहती रह गई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, छोड़ो इसे, रुक जाओ। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैंने उनका हाथ भी झटक दिया और कहा कि हट जाइए यहाँ से। मैं घर आया और मैंने घर आकर शोर डाल दिया, वाह वेला डाल दिया, सारे भाइयों को जगा दिया। सुबह के 3-4 का वक्त था। वो लोग भी उठ बैठे कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। मेरे भाई ने कहा कि क्या आजाब आ गया है। मैंने कहा कि आजाब नहीं, तूफान आया है, कयामत आई है इस घर के ऊपर, और वो कयामत लाने वाली हमारी माँ है। हमारी माँ दिखावे और दुनियावी बातों में इतनी लग गई है कि उसने इस्लाम को भी भुला दिया है। आपको पता है ये पहले आपकी बीवी को और आज मेरी बीवी को कहाँ ले गई थी। मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया, वो भी हैरान रह गए। मेरी माँ इस हद तक आगे निकल चुकी थी कि हमारी बीवियों को किसी गैर मर्द के पास छोड़ रही थी। उन्होंने कहा कि तुम सबकी रिपोर्ट में आया था कि तुम सब के अंदर मसला है और तुम लोग कभी बाप नहीं बन सकते, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो तुम सबकी इज्जत बचाने के लिए, अरे औरतों में होते हैं ऐसे मसले तो उनको बांझ कह दिया जाता है, लेकिन जब मर्दों में ऐसे मसले होते हैं तो क्या कहा जाता है उनको, ना मर्द हो तुम। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है और ये कदम मैंने बहुत सोच समझ के उठाया है। आप देखो हमारे घर में 2-2 बच्चे आएंगे, तुम दोनों की बीवियां माँ बनने वाली हैं। हमारी माँ बोल रही थी और हम सब भाई बिल्कुल पत्थर के बने खड़े थे। जिन भाइयों की बीवियों की अभी बारी नहीं आई थी वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, पर मैं और मेरा बड़ा भाई तो एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ चुके थे। हमारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो चुका था।
मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया और मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरी बीवी को इस अजाब से निकालें, हम किसी के गुनाह को नहीं पाल सकते। उसने भी कहा कि शुरू के दिन हैं और दवाई वगैरह देकर रफा दफा करवाया, लेकिन बड़ी भाभी का तो दूसरा महीना शुरू हो चुका था। मेरे भाई पे मुझसे भी ज्यादा बड़ा अजाब आया था। हम कैसे किसी का नाजायज बच्चा पाल सकते थे। मेरी माँ ने जो गुनाह किया था उसकी सजा अब उसे इस जिंदगी में तो क्या आखिरत में भी मिलने वाली थी, और हमारी तरफ से सजा शुरू हो गई थी। हमने इस घर के हिस्से कर दिए, बीच में दीवारें डाल दी। अब हम सब लोग अपने अपने घर में रहते थे, कारोबार के भी हिस्से करवाए। मेरी माँ भी शर्मिंदा थी, इसलिए उसने भी बीच में कोई रुकावट नहीं डाली और सबका हिस्सा उसको दे दिया। अब मेरी माँ एक हिस्से में रहती है, किसी का दिल करता है तो उसको बुला लेता है, किसी का दिल नहीं करता तो नहीं बुलाता। वो सबसे माफी मांगती है, हम उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, लेकिन वो हमारे दिल से उतर चुकी है। हमारी ही बीवियों को हमारे लिए हमारे माथे का कालिक बनाना चाहती थी। कौन सी सास ऐसा करती है, कौन सी माँ ऐसा करती है, बस वही कि दिखावा। हमारे घर में भी वो सब कुछ है जो आपके घर में है। अपनी जेठानियों से मुकाबले तमाशे और उसके लिए हमारी बीवियों को इस्तेमाल करना चाहती थी। उस आदमी को भी पकड़वाया गया जो इस तरह का नीच घटिया काम करने के लिए पैसे ले रहा था, यानी कि पैसे भी हमारे घर से जा रहे थे और इज्जत भी हमारी जा रही थी। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह था और इसकी कोई माफी नहीं थी, लेकिन माँ थी, माँ को क्या कह सकते थे। मेरी माँ ने तो ऐसी हरकत की कि शैतान भी ऐसी हरकत ना करता। कहते हैं कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, और मेरी माँ ने तो हमारे घर में ही नकब लगाया। बस उसके बाद से उनकी पहले जैसी इज्जत नहीं रही, लेकिन हम लोगों ने अपनी इज्जत बचा ली। बड़े भाई को भी समझाया कि अब जो हो गया उसे भूल जाए, इसमें उनकी बीवी का कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी भी काफी अरसे तक इस सदमे में रही और अभी भी इसी सदमे में है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे साथ दोबारा कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इससे बड़ा और क्या सदमा हो सकता है। बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। हालात ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ये दिखावे, ये दुनियादारी इंसान को कैसे बड़े बड़े गुनाह करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन कोई ऐसे लोगों से ये पूछे कि दुनियादारी ऊपर है या इस्लाम, और नेक नियति और बा किरदार होना ऊपर है। आप लोग भी बताइए कि हम अब क्या करें। माँ है, उसे घर से निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ बदतमीजी भी नहीं कर सकते, उनकी इज्जत और तकरीम में कमी नहीं कर सकते। बस चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, यही कर सकते हैं।